अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेप्टिक अल्सर। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? Peptic ulcer is a sore that develops on the inside lining of your stomach or the upper portion of your small intestine, that is duodenum. Gastric ulcer, अगर अल्सर स्टमक में डेवलप होगा तो हम उससे कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर, अगर अल्सर ड्यूडेनम में डेवलप होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर। What are the causes of peptic ulcer? Three main causes हैं. First, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, for example aspirin. Second है Helicobacter pylori, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल इंक्रीज कर जाए लेकिन उसके अगेंस्ट इनएडिक्वेट म्यूकोजल डिफेंस हो. What are the treatments of peptic ulcer? Basically three pharmacotherapies है. अगर हमें पेप्टिक अल्सर है एच पाइलोरी की वजह से तो फिर हम लोग ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो कि एरेडिकेट करे एच पाइलोरी इन्फेक्शन को. सेकेंड फार्माकोथेरेपी ये है कि अगर पेप्टिक अल्सर हमें एसीएल की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से है तो हम लोग ऐसी ड्रग्स यूज करें जो कि एसीएल की सिक्रीशन को स्टॉप या सुप्रेस करें. थर्ड फार्माकोथेरेपी ये है कि हम ऐसी ड्रग्स यूज करें जो कि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट एचसीएल. क्लासिफिकेशन. अब मैं जो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो ये कि जब भी आप किसी भी डिजीज़ की फार्माकोथेरेपी करें तो सबसे पहले जो करने वाला काम है आपने उसकी क्लासिफिकेशन याद कर लेनी है कि कौन सी क्लास के अंदर कितनी ड्रग्स आ रही हैं, उन सब के नाम ये सब आपकी फिंगर टिप्स पे आना चाहिए. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई, डेक्सलैंसोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल. H2 receptor blockers, cimetidine, famotidine, nazatidine, ranitidine. Antibiotics, amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tetracycline. Antacids, aluminum hydroxide, calcium carbonate, magnesium hydroxide, sodium bicarbonate. Mucosal protective agents, bismuth subsalicylate, sucralfate. Prostaglandin, misoprostol. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई. पीपीआई जो है वो डेरिवेटिव है बांसमेटाजोल के और ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं. इनहिबिट कैसे करते हैं? ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एक एंजाइम है, ठीक है, जिसको वो इनहिबिट करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं होती. इस एंजाइम को दोबारा बनने में 18 घंटे लगते हैं. इस ड्यूरेशन में जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं होती. मैकेनिज्म. पीपीए जब भी एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो वो प्रोड्रग फॉर्म में एडमिनिस्टर किए जाते हैं. प्रोड्रग फॉर्म यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में. ये हम लोगों ने कोई भी पीपीए ड्रग एडमिनिस्टर की, कोई भी अमेप्राजोल वगैरह, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द येलो कलर की इंटैरिक कोटिंग हुई हुई है. ये स्टमक में जाएगी, ठीक है, स्टमक से ये ऐसे ही पास होगी क्योंकि इसके इर्द गिर्द इंटैरिक कोटिंग हुई है. इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे जाके इसकी ये जो है इन कोटिंग है, इंटैरिक कोटिंग, वहाँ पे रिमूव होगी और ये अब्जॉर्ब करेगी और ब्लड स्ट्रीम से दोबारा ये स्टमक में चली जाएगी. वहाँ पे जाके ये अपनी एक्टिव फॉर्म जो कि सल्फेनामाइड कैटाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी और फिर जो प्रोटॉन पंप है वो ब्लॉक होगा, आयंस का एक्सचेंज नहीं होगा, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं होगी. क्लिनिकल एप्लीकेशन. पीपीआई जो है वो हील करते हैं पेप्टिक अल्सर को फास्टर देन H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट. GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज. ये क्या है? ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो कि इफेक्ट करता है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को. इरोसिव गैस्ट्राइटिस. ये क्या है? ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन कास्ड बाय डैमेज टू म्यूकोजल डिफेंस. ज़ुलिंजर इल्यूजन सिंड्रोम. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्यूमर बन जाते हैं पैंक्रियाज या ड्यूडेनम में. इन ट्यूमर को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिनोमास, जो कि लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि स्टमक को हेल्प आउट करता है लार्ज क्वांटिटी में गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में. इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपीआईज लेने किस टाइम है. ये हमेशा एम्प्टी स्टमक लेते हैं 30 to 60 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट या लार्जेस्ट मील ऑफ द डे. फार्माकोकाइनेटिक्स.
पीपीआई जो है वो ओरली और आईवी दोनों फॉर्मुलेशन में अवेलेबल हैं। ऐसे पेशेंट जो कि एम्प्टी स्टमक ड्रग नहीं ले सकते या वो मैनेज नहीं कर सकते एमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल को बिफोर मील लेना, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग रमदान, तो वो स्विच कर सकते हैं डेक्सलैंसोप्राजोल पे। ये एक वाहिद पीपीए है जो कि हम लोग आफ्टर मील ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डुअल डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन की वजह से डेक्सलैंड के नाम से ये अवेलेबल है। एडवर्स इफेक्ट, पीपीए लॉन्ग टर्म यूज की वजह से कॉज करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 है वो कम्प्लेक्स बनाता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, तो फिर इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन इस कम्प्लेक्स को बनने के लिए स्टोमिक में एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। पीपीए जब लेते हैं तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होता, तो ये कम्प्लेक्स नहीं बनता, तो इसके अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं और अनीमिया कॉज करते हैं। बोन फ्रैक्चर्स, नोजिया, डायरिया, हेडेक। ड्रग इंटरेक्शन, पीपीआई ड्रग की मेडिकेशन है, इंटरेक्शंस हैं, इसके अंदर वो ड्रग्स हैं जिनके साथ इनकी इंटरेक्शन आती है, मैकेनिज्म है और सोल्यूशन। एच पाइलोरी एरेडिकेशन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर काज करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक और पीपीए हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है। बेसिकली होता है ऐसा कि पीपीए जब देते हैं तो वो स्टोमिक के इन्वायरमेंट की पीएच को ज़्यादा कर देते हैं। जब पीएच ज़्यादा होती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो जो एंटीबायोटिक्स है वो अपना इफेक्ट बहुत अच्छे से देती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ट्रिपल थेरेपी। बेसिकली हम इसके अंदर 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, पीपीआई, क्लिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन या मेटानिडाजोल। अगर पेशेंट अमोक्सिसिलिन से एलर्जिक है तो फिर हम लोग मेटानिडाजोल इसके अल्टरनेट दे देते हैं। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्वाड्रपल थेरेपी। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन देंगे, बिस्मथ सबसेलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, पीपीआई और टेट्रासाइक्लिन या अमोक्सिसिलिन। अगर पेशेंट टेट्रासाइक्लिन से एलर्जिक है तो हम उसके अल्टरनेट अमोक्सिसिलिन दे देंगे। बिस्मथ सबसेलिसाइलेट म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है। ये म्यूकस सिक्रीशन को इन्हांस करता है और फिजिकल बैरियर बना लेता है और प्रोटेक्ट करता है अल्सर को एसिडिक इन्वायरमेंट से। एडवर्स इफेक्ट, एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी का जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो है डायरिया। एच टू रिसेप्टर इंटैगोनिस्ट, एच टू इंटैगोनिस्ट जो है वो स्ट्रक्चर एनालॉग है हिस्टामिन के। एफडीए ने April 1, 2020 को रोनेटिडिन ड्रग को विड्रॉ किया था मार्केट से क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन थी एनडीएमए की, जो कि एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। मैकेनिज्म, ये ल्यूमन है और ये गैस्ट्रिक पाइरेटस सेल है। गैस्ट्रिक पाइरेटस सेल के साथ H2 रिसेप्टर्स हैं। नॉर्मली क्या होता है, ईसीएल सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो आके बाइंड करती है H2 रिसेप्टर्स के साथ। जीएस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करती है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को, और आयन का एक्सचेंज होता है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन हो जाती है। जो H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट ड्रग्स हैं, ठीक है, वो हिस्टामिन को H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देती क्योंकि वो खुद ही H2 रिसेप्टर के साथ आके कंपेटिटिवली बाइंड कर जाती हैं और इस पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन, H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट ड्रग ट्रीट करती हैं पेप्टिक अल्सर, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। फार्माकोकाइनेटिक्स, H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट जो हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर जाती हैं थ्रू आउट द बॉडी, लाइक ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा तक ही चली जाती है। मेटाबॉलिज्म है इसकी फर्स्ट पास है हेपाटिक मेटाबॉलिज्म। एलिमिनेशन है बाय किडनी। जो पेशेंट रेनल इम्पेयर हैं तो उनके लिए डोजेज एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है। एडवर्स इफेक्ट, H2 रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट ड्रग कॉज करती हैं डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कंफ्यूजन। सिमिटेडिन उसके एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से कॉज करती है गायनेकोमास्टिया एंड ग्लैक्टोरिया। ड्रग इंटरैक्शन, सिमिटेडिन की ड्रग इंटरैक्शन आ रही है वारफरीन, फाइनिटोइन, क्लोपेडोग्रिल, डायज़ेपाम, थियोफाइलिन। क्यों? क्योंकि सिमिटेडिन जो है वो इन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है।
उसके अलावा जो जिन ड्रग्स को एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है उनके अब्जॉर्प्शन के लिए एज2 एंटागोनिस्ट जो है उन ड्रग्स की एफिकेसी को इफेक्ट करती हैं या कम कर देती हैं। फॉर एग्जांपल कीटोकोनाजोल के साथ हम एज2 एंटागोनिस्ट नहीं ले सकते। उसके अलावा ड्रग फूड इंटरेक्शन आ रही है, एज2 एंटागोनिस्ट को हम लोगों को टी या कॉफ़ी के साथ नहीं लेना चाहिए। एंटासिड्स एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं स्टोमिक एसिडिटी को। एंटासिड क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में, सिस्टेमिक एंटासिड्स एंड नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। सिस्टेमिक एंटासिड्स जो कि वाटर सोल्यूबल हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि पेप्टिक अल्सर को परफोरेट कर सकता है। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स ये वाटर इनसॉल्युबल हैं और सिस्टमिकली अब्सॉर्ब नहीं करते क्योंकि ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मैकेनिज्म सिस्टमिक एंटासिड्स, फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर किया, वो स्टमक में जाके डिसोसिएट होगा और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। इसका जो एनायनिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो सोडियम है वो जिडोनियम में जाएगा, वहां पे बाइकार्बोनेट होगा जो कि पैंक्रियाज से आया होगा, उसके साथ मिलकर इसकी वहां पे अब्जॉर्प्शन होगी। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट एडमिनिस्टर किया, स्टोमिक में जाकर ये डिसोसिएट होगा और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। जो इसका एनायनिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो कैल्शियम है वो जिडोनियम में जाएगी और वहां पे एक बाइकार्बोनेट होगा जो कि पैंक्रियाज से आया होगा, उसके साथ मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। क्लिनिकल एप्लीकेशन, एंटासिड जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। एंटासिड्स को हमेशा आफ्टर मील देना चाहिए इनके ज़्यादा इफेक्ट के लिए। एंटासिड्स को कभी भी उन ड्रग्स के साथ नहीं देना चाहिए जो कि चिलेशन काज करती हैं, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एडवर्स इफेक्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉज करती है कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉज करती है डायरिया। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो हम बाउल के फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। म्यूकोसा प्रोटेक्टिव एजेंट, इनको साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट भी कहते हैं। सुक्रोल्फेट जो है एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ सुक्रोज ऑक्टासल्फेट है। इसके 3 काम है, म्यूकोजल प्रोटेक्ट करता है एसिड से, उसके अलावा स्टिमुलेशन करता है बाइकार्बोनेट्स की और म्यूकस सिक्रेशन की। एसिड सिक्रेशन एक्टिविटी को ये सप्रेस नहीं करता। मैकेनिज्म, सुक्रोल्फेट वो कम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सुक्रोज का, जो कि जाके बाइंड करता है नॉर्मल और नेक्रोटिक दोनों मिकोजा की प्रोटीन्स के साथ। वहां पे जाके ये कम्प्लेक्स जेल बनाता है, फिजिकल बैरियर बना लेता है और प्रोटेक्ट करता है अल्सर को पेप्सिन और एसिड से। क्लिनिकल एप्लीकेशन, सुक्रोल्फेट ट्रीट करता है ड्यूडेनल अल्सर को, स्ट्रेस अल्सर को, लेकिन ये ट्रीट नहीं करता गैस्ट्रिक अल्सर को या एसिड इंड्यूस्ड अल्सर को भी ये ट्रीट नहीं करता। सुक्रोल्फेट को एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है इसकी एक्टिवेशन के लिए, इसलिए इसको पीपीआईज, एज2 एंटागोनिस्ट या एंटासिड के साथ कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना। एडवर्स इफेक्ट, सुक्रोल्फेट का एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ई प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा से, जो कि इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को और स्टिमुलेट करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट को। इसकी डेफिशिएंसी माइट भी पेप्टिक अल्सर की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो। मिसोप्रोस्टोल एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन ई का। मैकेनिज्म, मिसोप्रोस्टोल डेरिवेटिव है प्रोस्टाग्लैंडिन का और ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। क्लिनिकल एप्लीकेशन, मिसोप्रोस्टोल को हम लोग एसिड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट, मिसोप्रोस्टोल की अगर प्रॉपर डोज ना दी जाए तो डायरिया और नोजिया काज करती है। मिसोप्रोस्टोल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टिमुलेट करती है यूट्राइन कंट्रैक्शन को, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। इसी वजह से पीपीआई को ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एसिड इंड्यूस्ड अल्सर।